सो हम लोगों ने यहाँ पर ये सारी चीजें कंफर्म की कि इनसाइड कैसे होता है, आउटसाइड कैसे होता है, इन सब चीजों को हमने कंफर्म किया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि हमें एग्जैक्ट पॉइंट पे मिल जाए कि क्या वैल्यूज निकल कर आ रही है। सो मैं यहाँ पर फिफ्थ एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर z इज इक्वल टू कुछ ऐसे लेते हैं जिससे कि हमें इक्वल टू वाले भी कंफर्म हो जाए। सो पाथ है z इज इक्वल टू -1 प्लस आई। सो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ z इज इक्वल टू 1 -4i। जब z इज इक्वल टू 1 -4i जब दिए हुए कंटूर में पुट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? सो 1 -4i -1 प्लस आई। सो देखो 1 -1 कैंसिल आउट और -4i प्लस आई दैट इज बिकमिंग -3i। -3i का मॉड कैलकुलेट करेंगे तो वो 3 निकल कर आएगा, जो कि इस रेडियस 3 के इक्वल है ना। ये जो रेडियस है दैट दीज आर रेडियस है ना। ये सब जितने भी हमने लिखे हैं वो कंपेयर कहाँ से किया है? रेडियस से कंपेयर किया है। ये रेडियस से कंपेयर करने के बाद पता चला कि ये जो वैल्यूज निकल कर आए दोनों इक्वल है। इट मीन्स हम लोग बोलेंगे कि z इज इक्वल टू 1 -4i इज ऑन द सर्कल है ना, ऑन द सर्कल सी। वो कंटूर सी के ऊपर ही है। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सीखा? इज देयर एनी डाउट? ओके, सो नाउ टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और ये जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट वन ओपन पाथ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है ना। फर्स्ट हम लोग कवर करने वाले हैं ओपन पाथ के लिए। इट मीन्स ये कोई कंटूर सी दिया गया है, ओपन कंटूर है, किसी पॉइंट ए से बी तक मूव कर रहा है। ये सी है, वो किसी पाथ के थ्रू वो हमें रिप्रेजेंट किया जाएगा वहां पर कि क्या है। सो ओपन पाथ इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ जेड डी जेड। ओपन पाथ है तो यहाँ पे कोई सर्कल नहीं बना हुआ रहेगा, सिर्फ उस कंटूर सी का नाम लिखा हुआ रहेगा। मुझे इसी को कैलकुलेट करना है कि क्या है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमें समझ में आए कि क्या एक्चुअल में क्वेश्चन में करना होता है, इन चीजों को समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे नोट पॉइंट लिखाता हूँ। उस नोट पॉइंट को आप समझिएगा कि अगर एफ जेड जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है u प्लस आई बी, देन if fz is equal to u plus iv is an analytic function। अगर वो एनालिटिक फंक्शन हो then इंटीग्रल, जो भी इंटीग्रल है एफ जेड डी जेड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, it depends on initial and final point। देखो आप लोगों ने वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड पढ़ा हो। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन जो होता है वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। जो एनालिटिक फंक्शंस होते हैं वो एनालिटिक फंक्शन एक कंजर्वेटिव फील्ड को बनाता है, और वो कंजर्वेटिव फील्ड होने के कारण जो वर्क डन, ये इंटीग्रेशन एक वर्क डन रिप्रेजेंट करता है। तो वो वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। बाकी अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तब तो वो पाथ पे डिपेंड करेगा। इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि अगर एफ जेड एनालिटिक है तो मैं ए से बी जाने के लिए इस पाथ का यूज करूं, या फिर मैं ऐसे आकर यहाँ पे पहुंचूं, या फिर मैं इस तरीके से घूमते फिरते जाऊं, या फिर मैं किसी स्ट्रेट लाइन पाथ से चला जाऊं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे पड़ेगा। इसके अलावा हमारी डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं रहेगी। हम किसी भी पाथ को यूज करें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाकर छोड़ देते हैं। मैं स्ट्रेट लाइन पाथ ले लूं, या फिर मैं
किसी दूसरे पाथ को यूज करो। लेट्स से दिस इज C2, दिस इज C1, दिस इज इनिशियल पॉइंट ए बी। सो हमने हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रहा कि अगर fz एनालिटिक फंक्शन रहा तो मैं C1 पाथ को यूज कर लूं या फिर C2 पाथ को यूज कर लूं, हमारे इंटीग्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम रहने चाहिए। इट मींस fz dz ये दोनों इक्वल होंगे, दिस विल बी इक्वल, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। इफ, कब इक्वल होगा? इफ f of z is equal to u plus iv is an analytic function। अगर वो एनालिटिक फंक्शन है तो ये दोनों जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। सो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन f of z dz along the path C जो पाथ दिया हुआ है उस पाथ के बारे में बताया है कि ये इनिशियल पॉइंट z इज इक्वल टू -i से स्टार्ट हो रहा है एंड इस पाथ का जो फाइनल पॉइंट है, इस पाथ का जो फाइनल पॉइंट है वो z इज इक्वल टू +i की तरफ जा रहा है। जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन f ऑफ z है, दैट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन इज z स्क्वायर। मुझे z स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1i टू +i के लिए करना है। तो ये सबसे आसान टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अपने को हर एक टाइप के क्वेश्चंस एक एक तो एटलीस्ट करने हैं। सो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं सिंपली बोलूंगा कि z स्क्वायर एक एनालिटिक फंक्शन होता है। इसमें पाथ का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। इनिशियल पॉइंट लोअर लिमिट बनाएंगे एंड फाइनल पॉइंट अपर लिमिट बनाएंगे, और ये z स्क्वायर dz इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने। z स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो z³ डिवाइडेड बाई 3 आएगा। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों को पुट कर लेनी है। सो जब मैंने अपर लिमिट पुट किया तो i का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आया, माइनस लगाया, लोअर लिमिट -i का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 की। जब हम i का क्यूब करते हैं तो -i आता है, सो -i डिवाइडेड बाई 3। माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा, सो माइनस माइनस प्लस, एंड i का क्यूब करोगे तो अगेन माइनस आएगा, सो -i डिवाइडेड बाई 3। सो इट विल रिजल्ट इन -2i डिवाइडेड बाई 3। इसका जो आंसर आ गया -2i डिवाइडेड बाई 3 आ। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, उन अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर अपने को फोकस करना चाहिए। कि लेट से मैंने कुछ ऐसा लिखा, रियल पार्ट ऑफ z dz, रियल पार्ट ऑफ z dz along द कंटूर c। अब ये जो c कंटूर दिया गया है उस कंटूर के बारे में बोला है कि हम उस पाथ को फॉलो कर रहे हैं जहां पे y इज इक्वल टू x है। कहां से कहां तक जा रहे हैं? तो सर z इज इक्वल टू 0 से लेकर z इज इक्वल टू 1 प्लस i तक जा रहे हैं। पाथ जो है वो y इज इक्वल टू x है। अब हमें ये समझना है कि रियल पार्ट ऑफ z dz को सॉल्व कैसे करें। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जो z हम लोग लिखते हैं वो z क्या लिखते हैं? सर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई लिखते हैं। तो इस z का रियल पार्ट क्या है? सर इस z का रियल पार्ट x के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर x लिखूंगा। इसी से हम लोग dz भी निकाल सकते हैं। dz क्या बनेगा? सर dz की वैल्यू dx प्लस आई dy बनेगी। यहाँ पे जो पाथ दिया हुआ है वो y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। अगर y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है तो आप ऐसा बोलोगे कि उस पाथ के लिए dy एंड dx दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स ये जो dx प्लस आई dy बना हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आई dx। मैंने dy को dx से रिप्लेस किया, dx को कॉमन लिया, 1 प्लस आई dx बन गया। अब ये जो इंटीग्रेशन रियल पार्ट ऑफ z dz लिखा हुआ है इसी को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ पूरे x के टर्म में। सो रियल पार्ट ऑफ z दैट इज x, dz की वैल्यू 1 प्लस आई dx। अब x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही वो हम इससे डिसाइड कर सकते हैं, है ना, इससे डिसाइड कर सकते हैं। देखो कंपेयर करोगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से,
तो आपको पता चलेगा कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट की वैल्यू 0 है, रियल पार्ट की वैल्यू 1 है। इट मीन्स x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक जा रही है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 प्लस आई, जो कि कांस्टेंट नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कांस्टेंट है, वो दोनों वैल्यू x एंड y कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 निकल कर आएगा। लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट 1 है। जब इन लिमिट्स को पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो वैल्यूज निकल कर आ रही है 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2 निकल कर आ रही है ना। तो ऐसे काम हम लोग कर सकते हैं ना। एक और टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाई जेड डी जेड along the path C। सी पाथ के बारे में जो बताया है वो सी पाथ के बारे में बता रहे हैं कि सी इज द पाथ फॉलोड बाई सम डायग्राम। वो डायग्राम क्या है, उस डायग्राम को भी देख लीजिए। ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस। ये पॉइंट है 1,0 और ये पॉइंट है 0,1। इस पाथ को फॉलो कर रहा है, इस पाथ को फॉलो कर रहा है। अब आपको ये चीज समझना है कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 1 बाई जेड होगा, दिस कैन नॉट बी एनालिटिक। ये एनालिटिक नहीं होगा। किस पॉइंट पे सर? नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0। वो z इज इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं होगा। जिस पाथ के बारे में हमें बोला गया है वो पाथ इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इस पॉइंट पे फिनिश करते हुए इस पाथ को यूज कर रहा है। जब ये इस पाथ को यूज कर रहा है तो मैंने बोला कि इस पाथ में कहीं पर भी z इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। जब इस पाथ पे z इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो इस पाथ के लिए ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक हो गया। जब ये एनालिटिक हो गया तो मैं बोलूंगा कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इसके इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। बाकी हमें पाथ का इक्वेशन मालूम हो या ना मालूम हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो 1 बाई जेड मैं कुछ ऐसा लिख लूंगा, 1 बाई जेड। जेड की लोअर लिमिट इस पॉइंट से डिसाइड होगी और ये जो पॉइंट बनाएगा डेट इज जेड इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से ये जो पॉइंट है वो z इज इक्वल टू आई बनाएगा, क्योंकि रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। सो यहाँ पर z इज इक्वल टू आई बनेगा। तो मैं लिमिट पुट कर लूंगा कि 1 से स्टार्ट होकर वो i तक जाना चाहिए। 1 बाई जेड का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ln z आएंगे और लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट i। एक एक करके दोनों लिमिट पुट कर लेते हैं। ln i माइनस ln 1। ln 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो इट मीन्स हमारे पास बच रहा है ln i। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। ऑप्शन में ln i नहीं होगा। क्यों? i को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि सर इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका आर्गुमेंट i, यहाँ पे इसका आर्गुमेंट पाई बाई 2, सो e रेज टू आयोटा पाई बाई 2 के इक्वल है। तो जब मैं ln i के बारे में बोलूं तो आप लिख सकते हो कि ये ln e रेज टू आयोटा पाई बाई 2 के इक्वल है। सो मैंने इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख लिया, ln e रेज टू आयोटा पाई बाई 2। अब आपको पता है लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर आ गया आयोटा पाई बाई 2, आयोटा पाई बाई 2। तो यही सब चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग अपने को आंसर भी देते रहनी है। पाथ कौन सा हो रहा है, किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, कैसे हम आई और ln का कॉन्सेप्ट है हम उसको यूज कर रहे हैं। हाउएवर लॉगरिथमिक फंक्शंस आर आल्सो मल्टी वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 2 की जगह पर हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते थे, पाई बाई 2 प्लस 2 के पाई। तो 2 के पाई जैसे ही बोलोगे तो k की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऐसे लेना पड़ेगा, तो मल्टी वैल्यूड बन जाएगा। मतलब ये एक प्रिंसिपल वैल्यू दे रहा है क्योंकि हमने k इज इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखा है। बहुत सारे और भी पॉसिबल वैल्यूज होंगे, उनको हमने इग्नोर किया है। हमने सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आंसर दिया है। अब आते हैं हम लोग क्लोज कंटूर के क्वेश्चन। सो क्लोज कंटूर को स्टार्ट करने से पहले, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में क्लोज कंटूर को स्टार्ट करने से पहले
हम लोग फिर से एक बार क्लोज कंटूर को स्टडी करेंगे, और वो क्लोज कंटूर को स्टडी जो करेंगे वो अलजेब्रिक एंड ऑल एज वेल एज यूलर फॉर्म के टर्म्स में दोनों में देखेंगे। सो क्लोज्ड कंटूर, देखो इन जनरल हमने z माइनस जेड नोट की स्टडी कर रखी है। z माइनस जेड नोट इज इक्वल टू r, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। डिफॉल्ट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, मैंने यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है, क्वेश्चंस में आएगा तब हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। ये रेडियस r होता है। ओके, ये तो हो गया। दूसरा सर ऐसा भी तो कंटूर हो सकता है ना, स्क्वायर बना रहा, ये भी तो क्लोज कंटूर है ना। ऐसे कुछ पाथ दे देता हूँ यहाँ पर मैं, अभी एंटी क्लॉकवाइज मैंने पाथ दे रखा है। तो ये ऐसे स्क्वायर में जब क्वेश्चंस पूछेगा तो मैं क्या करूंगा कि इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करूंगा, C1 C2 C3 एंड C4। ये 4 पार्ट मिलकर एक क्लोज कंटूर बना रहे हैं, C1 C2 C3 C4। मैं C1 के लिए इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा, C2 के लिए सॉल्व करूंगा, C3 के लिए सॉल्व करूंगा, C4 के लिए सॉल्व करूंगा। इन सभी को सॉल्व करके सबको ऐड कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। हाउएवर हम लोग आगे चलकर एक कॉचीज थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो हमें ये बोलेगा कि क्लोज कंटूर के क्वेश्चंस को हमें एक एक पाथ में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसके लिए रेसिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे। सो वहां पर हम लोग रेसिड्यू थ्योरम पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ओके, अनदर थिंग कि हो सकता है, ये तो अलजेब्रिक फॉर्म में, ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल का इक्वेशन कुछ ऐसे फॉर्मेट में लिखा होगा, z इज इक्वल टू r e रेस टू आयोटा थीटा, ठीक है। और यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो दी गई है। जैसे दो चीजें मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। एक, थीटा की जो वैल्यू दी गई है वो 0 to 2 पाई के लिए दी गई है। तो ये सर अगर मैं यहाँ पे मॉड ले लूँ ना, अगर मैं यहाँ पे मॉड ले लूँ ना, तो ये मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या बना देगा सर, ई रेस टू आयोटा थीटा का मैग्नीट्यूड 1। तो बचा क्या सर, ये सिर्फ और सिर्फ r बचेंगे। r इज अ पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि r जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सो मॉड ऑफ z इक्वल टू r। ये वैसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, सेंटर इज 0,0 एंड उसका रेडियस जो निकल कर आ रहा है दैट रेडियस इज r। अब मैंने आपको बोला कि मैं एक सर्कल बना लो, यहाँ पे सर्कल का सेंटर जो दिया हुआ है वो ओरिजिन है, z इज इक्वल टू 0 लिख लिया मैंने। इसका जो रेडियस है वो r यूनिट है। लेट्स से मैं यहाँ पर मेंशन भी कर लेता हूँ कि जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये थीटा बताएगा हमें कि ये सर्कल पूरा है, हाफ है या डबल है, ट्रिपल है, ये कितना है। सर थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 2 पाई है, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ इनिशियल पॉइंट लेकर एक पूरा रिवॉल्यूशन लेकर यहाँ पे पहुंचूंगा तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा और वो एंगल 2 पाई को कवर कर रहा है। तो ये जो एंगल बता रहा है वो बता रहा है 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि और भी थोड़ा क्लियर हो। z इज इक्वल टू मैंने लिखा है माइनस जेड नॉट और प्लस जेड नॉट लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। z इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस r ई रेस टू आयोटा थीटा। अगर मैं इस सर्कल की मैं बात करूं, फिर से मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। मैंने डायरेक्शन भी मेंशन कर लिया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इससे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने क्या किया कि जेड नोट को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आया, राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आया और मैग्नीट्यूड लिया, तो जेड माइनस जेड नोट का मोड आर बनकर आया। इसका जो सेंटर है दैट सेंटर इज जेड नोट, सेंटर जेड नोट है, और इसका भी जो रेडियस है वो रेडियस आर यूनिट है। मैंने फिर से सर्कल बनाया, डिफॉल्ट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, डिफॉल्ट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसका सेंटर जो है वो चेंज हो गया। सेंटर यहाँ पे 0 था, यहाँ पे सेंटर जेड नॉट है। रेडियस सेम है, रेडियस इज आर यूनिट। अगेन थीटा की वैल्यू मुझे सजेस्ट कर रही है 0 to 2 पाई, इट मींस इट इज अगेन गिविंग 1 रिवॉल्यूशन। ये फिर से मुझे 1 रिवॉल्यूशन की ही बात कर रहा है, एक पूरा राउंड लगा रहा है। अब आप सोचिए वर्क डन के बारे में, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन होता है ना वो एक वर्क डन बताता है। तो हमें सोचना होगा वर्क डन एक्चुअली क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी।
क्या है ये? तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि वर्क डन इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब देखो कि लेट से मैंने एक इक्वेशंस लिखा है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसी क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन में, किस पाथ के लिए, एक पाथ मैंने C1 ले लिया है और एक दूसरा पाथ मैं लिखूंगा यहाँ पर सेम इंटीग्रेशन, सेम फंक्शन है एफ जेड डी जेड, दोनों जगह मैंने सेम लिया, लेकिन यहाँ पर पाथ मैंने C2 लिखा है। जब मैंने C1 पाथ की मैंने बात की तो C1 पाथ के बारे में मैंने बताया कि z माइनस z इज इक्वल टू z नॉट प्लस आर ई रेज टू आयोटा थीटा, और यहाँ पर मैंने बोला कि थीटा की वैल्यू 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई है। मैंने बोला कि ये जो सॉल्व करने के बाद आ रहा है, वो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू दे रहे हैं, दैट वैल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, वो डब्ल्यू को इक्वल है। इफ दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू फोर C1, फॉर C1, ये जो C1 पाथ लिखा है उस पाथ के लिए वो W वैल्यू दे रहा है। तो मैंने पूछा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, देन दिस इज इक्वल टू व्हाट, फॉर C2। अब यहाँ पर C2 क्या है सर, C2 इज सेम पाथ, C2 इज सेम पाथ, Z इज इक्वल टू Z नॉट प्लस आर ई रेज टू आयोटा थीटा, वो सेम पाथ है। लेकिन मैंने यहाँ पर बोला 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2n पाई, जहां पे n की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज 0 1 2 3 अप टू सो, ऐसी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, मतलब वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, 0 हो जाए चलेगा, 1 हो जाए तो भी चलेगा, 2 हो जाए तो भी चलेगा। जब मैं 0 लिखूंगा तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों सेम हो जाएगी, वर्क डन 0 हो जाएगा, है ना। अगर मैं n की वैल्यूज 1 ले लूं तो सर 2 पाई इट मींस वर्क W मिलेगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 लिख लूं तो ये 4 पाई का मतलब डबल रिवॉल्यूशन। अगर एक सर्कल को कंप्लीट करने पे W वर्क होता है तो 2 सर्कल को कंप्लीट करने पे 2W वर्क होगा, क्योंकि सर वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, जितना वर्क पहले में हो रहा है जितना वर्क दूसरे में हो रहा है हम सबको ऐड करते जाएंगे। सो यहाँ पर जो बात हो रही है वो n रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, हमने टोटल n चक्कर लगाए हैं, यहाँ पर 1 रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। जब मैंने 1 रिवॉल्यूशन वर्क किया तो मुझे W मिल रहा है। तो जब मैंने पूछा आपसे कि ये जो वर्क होगा अब ये कितना वर्क देगा, तो आप बोलोगे n टाइम्स W वर्क देगा। तो जो अब गेट या आईएएस में पैटर्न बनेंगे क्वेश्चन पूछने का, वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे बनेंगे, क्योंकि मार्केट में हर कोई ये पढ़ा रहा है, कोई ये नहीं पढ़ा रहा है। तो जब आप इसके ऊपर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको लगेगा कि इसी के फार्मूले से सॉल्व होगा, नहीं, वहां पर हम थीटा को ऑब्जर्व करेंगे कि कितनी राउंड बना रहा है, जितनी राउंड बनाएगा उतने से मल्टीपल भी करना पड़ेगा, है ना। ये चीज को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कुछ थ्योरम पढ़ने वाले हैं। थ्योरम्स, फर्स्ट थ्योरम है Cauchy's integral theorem. We are going to evaluate a complex integration fz dz along a closed contour C. हम किसी fz dz की वैल्यू क्लोज कंटूर C के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, जहां पे ये मेंशन है कि fz इज इक्वल टू u प्लस iv, जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, दिस इज एनालिटिक। ये एनालिटिक फंक्शन, ये मेंशन है क्वेश्चंस में, इसके थ्योरी में मेंशन है ये कि fz is u plus iv is analytic function and we are going to calculate fz dz for the closed contour C। तो मैंने एक क्लोज कंटूर ले लिया और इसका नाम मैंने रख लिया C। ये क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना सोचने की कोशिश करो कि अगर fz एनालिटिक फंक्शन हुआ तो क्या ये पाथ पे डिपेंड करेगा। सर आपने ऊपर ही लाइन इंटीग्रल में बताया था कि अगर fz एनालिटिक फंक्शन हो तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे।
सो लेट से मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, मुझे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेने के लिए मुझे वापस कहाँ पे आना पड़ेगा? सर कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन लेने के लिए वापस आपको ए पे ही आना पड़ेगा। इट मीन्स उस इंटीग्रेशन का इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन या किसी भी इंटीग्रेशन का इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, तो वैसे टाइम पे जो वर्क डन आएगा, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी, वो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा कि इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यूज निकल कर आएगी वो जीरो आएगी। कब होगा? जब एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी जो हो वो एनालिटिक फंक्शन। सर डायरेक्शन मैटर रखेगा क्या? लेट से मैं इस डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, मैं क्लॉकवाइज पे वर्क कर लेता हूँ। फिर से ये क्लोज कंटूर है, मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, मेरा ये इनिशियल पॉइंट है। सर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक रहा इस पाथ के इनसाइड, एनालिटिक रहा तो मैं बोलूंगा कि ऐसे ही सिंपली सर एनालिटिक होने के कारण यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है और यहीं पे फाइनल पॉइंट भी होगा, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो है। मतलब इस पाथ के डायरेक्शन पे मैटर नहीं रखा, वो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो। अब सर कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट हमें लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना हम थ्योरी की तरीके से समझ चुके हैं। सो स्टेटमेंट लिखना है तो स्टेटमेंट लिख लीजिए। इफ f of z is equal to u plus iv is an analytic function inside and on the contour, on the closed contour, कैपिटल सी। अगर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन हो इनसाइड एंड ऑन द क्लोज कंटूर सी, देन इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। सो मैंने बोला कि ये कोई पाथ है सी, इस पाथ सी के ऊपर, इस पाथ सी के ऊपर और इनसाइड इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन सभी के ऊपर फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, इनसाइड एंड ऑन द क्लोज्ड कंटूर, है ना, ऑन द क्लोज कंटूर वो एनालिटिक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की वैल्यू ऑलवेज जीरो निकल कर आएगी। अब देखते हैं कि ये क्या, कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी जेड क्लोज कंटूर सी। जैसे ही जेड स्क्वायर डीजेड की मैं बात कर रहा हूँ तो जेड स्क्वायर डीजेड से हमें पता चलना चाहिए कि जेड स्क्वायर एनालिटिक है या नहीं है। जेड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि सी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि सी इज अ पाथ गिवन बाय मॉड ऑफ जेड माइनस वन इज इक्वल टू टू। सर यहाँ जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जेड स्क्वायर दे रखा है, दिस जेड स्क्वायर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर। अगर ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक एवरीवेयर है, इट सिंपली मीन्स दैट कि वो सी में भी होगा। सो एनालिटिक ओवर एंड इनसाइड सी, वो सी के अंदर और सी के ऊपर भी एनालिटिक। और जब ऐसा होगा तो हम लोग इसकी वैल्यू क्या क्या बोल देंगे? सर इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो जीरो के इक्वल निकल कर आएगी। क्यों? हमने बोला कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आंसर जीरो निकल कर आ गया। और भी क्वेश्चन करते हैं। क्लोज इंटीग्रल z अपॉन z माइनस वन z माइनस टू dz। सी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि सी इज अ पाथ गिवन बाय z इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स e रेज टू आयोटा थीटा, जहां पे थीटा की जो वैल्यू है
वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है। डायरेक्शन जो बोल दिया है वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल दिया। अब इस पाथ को देखकर सबसे पहले अपने को ये पता करना है कि एक्चुअल में ये पाथ है क्या। सर मॉड लगा लीजिए। जैसे ही मैंने मॉड लगाया तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 1/2 निकल कर आएगी और ये एंगल ये बता रहा है कि आपको एक चक्कर लगाने हैं। ठीक है भाई। अगर मैं दिए हुए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की मैं बात करूं तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक नहीं है। कहाँ पे एनालिटिक नहीं है सर? नॉट एनालिटिक एट z is equal to 1 and z is equal to 2। ये दो पॉइंट पे एनालिटिक नहीं। तो सर हम सबसे पहले ये कंफर्म करना चाहेंगे कि दिया हुआ जो कंटूर है वो क्या है। सर दिए हुए कंटूर का जो सेंटर है वो z इज इक्वल टू 0 है एंड इसका जो रेडियस है वो रेडियस 1/2 यूनिट के इक्वल है। इसका इक्वेशन क्या है? मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा थ्योरम जो कहता है वो थ्योरम कहता है कि उस दिए हुए पाथ के ऊपर एंड इनसाइड इनसाइड एनालिटिक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो। तो अब हमें पता करना है कि z इज इक्वल टू 1 इनसाइड है, ऑन द सर्कल है या आउटसाइड है। तो पता करने के लिए मैं इस पाथ में पुट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने z की वैल्यू 1 पुट किया तो मॉड ऑफ z की वैल्यू 1 है जो कि लेस देन 1/2 है। जैसे ही ये लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 1/2 है, मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है। जैसे ही ये ग्रेटर देन 1/2 आ गया तो हमने बोल दिया कि z इज इक्वल टू 1 जो पॉइंट है डेट इज आउटसाइड आउटसाइड सी। उसी तरीके से z इज इक्वल टू 2 अगर मैं इसमें पुट करूं तो z इज इक्वल टू 2 पुट करने पे मॉड ऑफ 2 की वैल्यू 2 निकल कर आ रही है, अगेन ग्रेटर देन 1/2 आ रहा है। जैसे ही ये ग्रेटर देन 2 आ गया हमने बोल दिया कि मॉड ऑफ ग्रेटर देन 1/2 आ गया। जैसे वैसे ही मैंने बोल दिया कि z इज इक्वल टू 2 जो पॉइंट है दिस इज अगेन आउटसाइड सी। सो दिया हुआ, ध्यान से सुनना, दिया हुआ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक नहीं है दो पॉइंट z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2 पे। और ये दोनों ही पॉइंट z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2 दोनों ही आउटसाइड C है। इट सिंपली मीन्स दैट कि इस सर्कल के ऊपर एंड इस सर्कल के अंदर दिया हुआ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल fz एनालिटिक है। सो दिया हुआ एनालिटिक होने के कारण हम लोग आंसर इसका क्या बोलेंगे? सर अगेन आंसर इज 0। आंसर इज इक्वल टू 0 बिकॉज हियर वी आर अप्लाइंग कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। यहाँ पर भी हम लोग कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम को अप्लाई करके आंसर 0 बोलने वाले हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर कॉन्सेप्ट that is called as residue theory। रेसिड्यू थ्योरी। अब ये रेसिड्यू थ्योरी क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। सो स्टेटमेंट क्या है इसका कि लेट f of z is analytic over and inside the closed contour C एक्सेप्ट। अब देखो प्रीवियस वाले के अलावा कुछ स्टेटमेंट आगे एक्सेप्ट एट द पॉइंट्स z1 z2 z3 अप टू zn ऑल, ध्यान में रखना, ऑल इनसाइड C। सभी उस कर्व के अंदर है, ऊपर कोई नहीं है, उस कर्व के ऊपर कोई नहीं है। बार बार स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर ऊपर रहा तो क्या होगा? ऊपर रहा तो थ्योरम अप्लाई ही नहीं होगा, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस टाइम। मैंने बोला ये जितने भी पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो सबके सब उस कंटूर के अंदर में है। क्लोज कंटूर सी एक्सेप्ट एट द पॉइंट दिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या लिया है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो क्या क्या मैटर रखता है? मैटर रखता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या मैटर रखता है? क्लोज कंटूर है सी।
कहाँ पे नहीं है सर? इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, जो कि इनसाइड सी है। जो क्लोज कंटूर के बारे में बोला गया वो एनालिटिक है। फंक्शन क्या है? एनालिटिक। कहाँ? ओवर द पाथ एंड इनसाइड। उस पाथ और उसके अंदर दोनों जगह पे एनालिटिक। सो मैंने ये क्लोज कंटूर ले लिया। मैंने बोला कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए मैंने ऐसा एरो लगा लिया। मैंने बोला कि इस पाथ के ऊपर और इसके अंदर सारे पॉइंट पे एनालिटिक है, एक्सेप्ट कुछ पॉइंट्स हैं Z1 से लेकर Zn तक। सो Z1, Z2, Z3, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इस पॉइंट का नाम Zn है। तो मैं कुछ ऐसा सोचूंगा कि सर अब ये वर्क डन 0 नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे पाथ हैं जहां पे एनालिटिक नहीं है। अगर वो इस पाथ के अंदर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ इन सभी पॉइंट्स के कारण वर्क डन होगा। तो मैं जितने भी वर्क डन Z1, Z2, Z3 ये सब के लिए निकालूंगा, उन सभी वर्क डन को ऐड करना पड़ेगा। किसी पॉइंट Z1 के लिए अगर मुझे वर्क डन निकालना हो तो मैं बोलूंगा 2πi इंटू रेसिड्यू एट Z1। जब मुझे Z2 के लिए वर्क डन निकालना हो, Z2 के लिए वर्क डन निकालना हो तो मैं बोलूंगा सर दिस वर्क डन इज इक्वल टू 2πi इंटू रेसिड्यू एट Z2। उसी तरीके से अगर मुझे Zn के लिए वर्क डन निकालना हो तो मैं बोलूंगा 2πi इंटू रेसिड्यू एट Zn। रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं। सो मैं इन सारे वर्क डन को ऐड करके मैं बोलूंगा कि इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। सो इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, इसकी जो वैल्यूज निकल कर आएगी क्लोज पाथ सी के लिए, हम लोग बोलेंगे इन सारे वर्क को ऐड करना पड़ेगा। तो 2πi 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 हर जगह पे कॉमन है, तो मैंने लिख लिया 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। किसके ऊपर रेसिड्यू हम लोग निकाल रहे हैं? उन सारे पॉइंट्स के ऊपर, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो कि इनसाइड हो, जो कि इनसाइड हो। जो आउटसाइड है हम उसको रिमूव कर लेंगे, हम उसके ऊपर कुछ भी रेसिड्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। सम ऑफ रेसिड्यूज एट द सिंगुलर पॉइंट, एट द सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। सम ऑफ रेसिड्यूज एट द सिंगुलर पॉइंट्स इनसाइड, इनसाइड द कंटूर सी। उस कंटूर सी के अंदर में जो सिंगुलर पॉइंट है उन सब पे रेसिड्यू को कैलकुलेट करके उनको ऐड कर लेंगे, 2πi से मल्टीपल कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि ये जो पाथ है वो एंटी क्लॉकवाइज पाथ है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज पाथ है। मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, मैं एक और डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कि कहाँ पे लोग मिस्टेक कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर पाथ का नाम सी रखा है और ये सी पाथ दो पाथ से मिलकर बन रहा है, C1 एंड C2 से मिलकर बन रहा है। मुझे इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड रखना है। पूरा स्टेटमेंट ऊपर वाला ही है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। एफ जेड इज एनालिटिक ओवर एंड इनसाइड द क्लोज कंटूर सी एक्सेप्ट एट द पॉइंट दिस वन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो मैंने क्या किया, ध्यान में रखिएगा, मैं कुछ चीजें यहाँ पर बना रहा हूँ, उस कंटूर को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो आ गया टैलेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे डबली कनेक्टेड की बात होगी। जब मैं यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ तो ये मुझे क्लॉकवाइज मिल रहा है और एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर? ऐसे जाओगे क्लॉकवाइज का लाइन, आप यहाँ पे ऐसे एंट्री करते हुए ऊपर से वापस आ रहे हो तो ये कौन सा पाथ हो गया सर? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज पाथ हो गया। और इसी पाथ का नाम हमने सी रख रखा है, इस पाथ का नाम सी रख रखा है। तो सी जो कंटूर है उसका डायग्राम यहाँ पर बन रखा है। इस ये जो क्लॉकवाइज पाथ है इसको नाम मैं C1 रख लेता हूँ और ये जो एंटी क्लॉकवाइज पाथ है उसका नाम मैं C2 रख लेता हूँ। इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है और इसके अंदर भी कुछ पॉइंट है जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। मैं यहाँ पर Z1, Z2, Z3 ऐसे करके रखना स्टार्ट कर देता हूँ। Z1, Z2, Z3।
कम ही पॉइंट लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है अपने को। फिर मैंने यहाँ पर लिख लिया Z4, Z5, Z6, Z7, मैंने कुछ ऐसा रख लिया। तो मैं बोलूंगा कि ये जो वैल्यूज निकल कर आएगी ना, वो 2πi इंटू, सर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो आपने पॉजिटिव 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू लिखा है। सो 2πi इंटू सिग्मा रेसिड्यू एट Zi। आई की वैल्यू कौन कौन सी है सर? आई की वैल्यू 1 2 3 है। सो 1 से लेकर 3 तक लिखेंगे। अब जब मैं दूसरा वर्क डन कैलकुलेट करूंगा तो वहां पे डायरेक्शन इसके डायरेक्शन से रिवर्स हो गया, इसके डायरेक्शन से रिवर्स हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। जब क्लॉकवाइज लिखोगे तो आप लिखोगे -2πi, इसके अंदर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो -2πi लिखेंगे। जब -2πi लिखोगे तो उसके बाद क्या लिखोगे? सिग्मा रेसिड्यू एट Zi। लेकिन इस टाइम कौन कौन से सिंगुलर पॉइंट है? 4 5 6 7। सो आई की वैल्यू 4 से लेकर 7 तक जा रही है। अब मैंने बोला कि सर ये सी जो बना है C1 एंड C2 को मिलाकर बना है, तो ये भी एक वर्क डन है, ये भी एक वर्क डन, दोनों वर्क डन को ऐड कर लो। जब मैं दोनों वर्क डन को ऐड करूंगा तो 2πi कॉमन आएंगे, कॉमन आएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव लिख लेते हैं। सिग्मा रेसिड्यू एट Zi, आई कौन कौन से हैं सर? आई की वैल्यू 4 से लेकर 7 तक है। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आई की वैल्यू क्या लेनी है ना। मतलब सिंपल है, जितने भी क्लॉकवाइज वाले हैं उसमें नेगेटिव लगा लोगे, एंड जितने एंटी क्लॉकवाइज वाले हैं उसमें पॉजिटिव लगा लोगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बताया। थर्ड, इतने से ही कॉन्सेप्ट नहीं बनता भाई, कॉन्सेप्ट बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं। थर्ड मैंने लिया, ये जितने भी थ्योरी मैंने यहाँ पर पढ़ाई है, मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि हमने सिर्फ एक रिवॉल्यूशन लिया है, एक ही रिवॉल्यूशन लिया। अब मैं यहाँ पर पाथ फिक्स करता हूँ पहले। जैसे कि मैंने लिखा सी ऑफ Z dz, ओके। लेकिन सी पाथ के बारे में मैंने बताया कि सी जो पाथ है वो कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है, Z इज इक्वल टू Z0 प्लस R ई रेज टू आयोटा थीटा। लेकिन दिस टाइम थीटा की जो वैल्यू है 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2n पाई। आपको याद है कि जो वर्क डन मैंने बताया था वो बताया था n इंटू डब्ल्यू। n इंटू जब w की बात करेंगे तो इसमें कितने वर्क डन हो रहे हैं? 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो n टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर n से मल्टीपल है ना। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, जैसे n की वैल्यू 0 2 3 ऐसे होने चाहिए, तो वो चीजें यहाँ पर दिखनी चाहिए आप। सो ये जो आएगा वो n टाइम्स 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, sum of residues inside the contour C। जो 2πi तो आना ही आना है, हमने डायरेक्शन डिफॉल्ट कंसिडर किया है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। डिफॉल्ट डायरेक्शन कंसिडर किया है एंटी क्लॉकवाइज। मैं मेंशन कर लेता हूँ 0 to 2π जब बोलोगे, 0 to 2π बोलोगे, ये 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0। जब आप एंटी क्लॉकवाइज लगाओगे ना तभी तो जाकर 2π पे आओगे वापस ना, ऐसे। तो मैं ये मान कर चल लेता हूँ कि ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, खासतौर पे एन वाला। हाँ, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चंस में यहाँ पर ले रहा हूँ इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर के साथ एफ ऑफ जेड डी जेड। एफ जेड जो दिया हो गया है दैट इज जेड अपॉन z-1 z-3। जो कंटूर दिए गए हैं वो कंटूर है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 ना। डायरेक्शन जो मेंशन किया गया है वो डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सब स्टेटमेंट में मेंशन है, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि सर क्लोज पाथ का है, यस। क्या ये फंक्शन सभी पॉइंट पे एनालिटिक है? नहीं। किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट बता दो। सो नॉट एनालिटिक at
z इज इक्वल टू 1 एंड 3। अब देखो हमने इनसाइड आउटसाइड का कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, सो देखकर तुरंत बता देना है कि इनसाइड है या आउटसाइड। तो दिस इज इनसाइड, है ना। इनसाइड क्यों बोला, क्योंकि z की वैल्यू 1 पुट करोगे, मॉड 1 की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन दिस रेडियस 2, सो दिस इज इनसाइड। इसके बारे में पता कीजिए। सर z इज इक्वल टू 3 जब पुट करोगे इसके अंदर, तो मॉड ऑफ 3 की वैल्यू 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो आप बोलोगे दिस इज आउटसाइड। हमें रेसिड्यू कहाँ पे कैलकुलेट करना है, हमें उन पॉइंट पे कैलकुलेट करना है जो इनसाइड। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे z इज इक्वल टू 1 पे। सो किसका रेसिड्यू कैलकुलेट करना है, इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का। तो इसका रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे, z माइनस 1 वाला टर्म हटा दो, z की वैल्यू 1 पुट कर लो, सो 1 अपॉन 1 माइनस 3, सो 1 माइनस 2, सो 1 माइनस 1 बाई 2 इज द रेसिड्यू, रेसिड्यू माइनस 1 बाई 2 आ गया। एक सिंपल क्लोज कंटूर ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं, तो हम लोग लेकर चलेंगे 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू इनसाइड द कंटूर। सर एक ही रेसिड्यू निकल कर आया माइनस 1 बाई 2, क्योंकि दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वो आउटसाइड है ना। तो जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो माइनस पाई आयोटा के इक्वल आ रहा है, माइनस पाई आई के इक्वल आ रहा है। ये एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। दूसरे टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए। इंटीग्रेशन सी e रेज टू 1 बाई जेड अपॉन, एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जहां पर गलतियां हो सकती है, चलो वो कर लेते हैं। जेड अपॉन 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड स्क्वायर, स्क्वायर भी क्यों लिखूं, अभी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन करने हैं। 1 माइनस जेड, जेड माइनस 3 डी जेड। फिर से c इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 4, मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 4। डायरेक्शन मेंशन कर दिया क्वेश्चन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक कहाँ कहाँ है, नहीं है। सर z इक्वल टू 1 पे एनालिटिक नहीं है, एंड z इक्वल टू 3 पे एनालिटिक नहीं है। फिर मैं पूछूंगा ये इनसाइड है क्या। सर 1 माइनस 1 जीरो, एंड जीरो इज लेस देन 4, सो मैं बोलूंगा यस दिस इज इनसाइड, दिस इज इनसाइड। z इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा, 3 माइनस 1 का मॉड 2, 2 इज लेस देन 4, सो मैं इसको भी बोलूंगा कि ये भी जो है वो इनसाइड है। इट मीन्स मुझे दोनों पे रेसिड्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं पूछूंगा रेसिड्यू z इज इक्वल टू 1 पे कितनी होगी। जब 1 पे रेसिड्यू कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ पे z माइनस 1 से मल्टीपल करोगे, z माइनस 1 से मल्टीपल करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर ये माइनस 1 बनाएगा, तो माइनस 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, और यहाँ पे 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इट मीन्स माइनस 2, सो माइनस 2 माइनस 1, तो ये बन गया 1 बाई 2। तो फर्स्ट वाले पे रेसिड्यू 1 बाई 2 आ गया। अब हम लोग रेसिड्यू कैलकुलेट कर रहे हैं z इज इक्वल टू 3 पे। तो z माइनस 3 से मल्टीपल करोगे, z माइनस थ्री कैंसिल, अब 3 पुट करोगे, सो 3 एंड 1 माइनस 3 इज माइनस 2, सो 3 अपॉन माइनस 2 दैट इज माइनस 3 अपॉन 2। तो जो ये इंटीग्रेशन है इसको मैं कैपिटल आई लिख लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कैपिटल आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी। लिखूंगा 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज इनसाइड द कंटूर। सो उन उन सिमिलर पॉइंट के ऊपर हमें रेसिड्यू को ऐड करना है जो इनसाइड है। सर दोनों इनसाइड है, तो एक है 1 बाई 2 एंड दूसरा है माइनस 1 बाई 2, माइनस 3 बाई 2, तो माइनस 3 बाई 2 दोनों को ऐड कर लिए। सो 1 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 इज माइनस 1, सो दिस विल बिकम माइनस 2 पाई आई। तो यहाँ जो निकल कर आ रहा है वो माइनस 2 पाई आई के इक्वल हो रहा है। ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन। थर्ड टाइप के क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन सी e रेज टू 1 बाई जेड अपॉन जेड माइनस 2 डी जेड। ओके, जेड माइनस 2 लिख रहा हूँ, चलो ठीक है, वर्क कर लेते। नहीं, एक और क्वेश्चन बचा है, अभी इसके ऊपर नहीं जाना है, एक और टाइप बच गया। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं। 2z
+1 3z -1 dz। ओके, अब यहाँ पर जो पाथ दिया गया है c, दैट इज mod ऑफ z इज इक्वल टू 1 एंड मेंशन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब इसके सिमिलर पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके सिमिलर पॉइंट कौन कौन से हैं, सो इसके सिमिलर पॉइंट मिलेंगे z इज इक्वल टू -1/2 एंड इससे सिमिलर पॉइंट मिलेंगे z इज इक्वल टू 1/3। अब मैंने आपसे पूछा कि ये जो सिंगुलर पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, दिस सिंगुलर पॉइंट्स आर इनसाइड और आउटसाइड। सो अगेन दिस इज इनसाइड एंड सर ये भी क्या है, सर ये भी इनसाइड है। ये दोनों क्या इनसाइड है ना, दोनों इनसाइड है क्योंकि 1/3 पुट करोगे 1 से कम हो जाएगा, -1/2 पुट करोगे वो भी 1 से कम हो जाएगा, दोनों इनसाइड। तो मुझे दोनों ही पॉइंट पे रेसिड्यू को कैलकुलेट करने की जरूरत है। जब z इक्वल टू -1/2 पे रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे ना, तो कुछ ऐसा करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू -1/2। हमें क्या मल्टीपल करना होगा सर, z प्लस 1/2 से मल्टीपल करना होगा। -1/2 इधर आएगा तो +1/2 किसमें मल्टीपल करना होगा, इस पूरे फंक्शन में करना होगा। सर प्रीवियस क्वेश्चन में क्यों नहीं मल्टीपल किया था, वो हम लोग मेंटल कैलकुलेशन कर ले रहे थे कि ऐसा है। थोड़ी सी कैलकुलेशन एक बार प्रैक्टिस कर लेने के बाद आप इन क्वेश्चन का भी मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो। अब मैंने पूछा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस, बोथ ऑफ दीज विल गेट कैंसिल आउट बट हियर इट विल बी ट्रू। जैसे प्रीवियस वाले में क्या किया था, प्रीवियस वाले में जब यहाँ पर आप चेक करोगे कि रेसिड्यू हमें कैलकुलेट करनी है z इज इक्वल टू 1 पे, तो मैं लिखूंगा लिमिट z टेंस टू 1। यहाँ पर z -1 से मल्टीपल करेंगे किसको, z अपॉन, एक मिनट साइड करने तो लिखने के लिए, z अपॉन 1 माइनस z, z अपॉन 1 माइनस z इंटू z -3 से। तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर यहाँ पे -1 बनेगा, इसीलिए हमने बोला था कि ये +1/2 आ रहा है। अब देखो z की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या होगा सर, नोमिनेटर 1 डिनोमिनेटर में क्या 1 -3 -2 -2 इंटू -1 2, देखा 1/2 आ रहा था। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो जब ये z प्लस 1/2 से मल्टीपल किए तो यहाँ पे 2 आ गया। अब z की वैल्यू -1/2 पुट करो, सर -1/2 पुट करेंगे, न्यूमरेटर 1/2 आ गया, डिनोमिनेटर क्या है, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ था तो यहाँ पे 2 आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, z की वैल्यू -1/2 पुट करें, -3/2 -1, सो इट विल बिकम -5/2, -3/2 -1 -5/2। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं मेरे भाई, वो कैंसिल आउट कर लो और एडजस्ट कर लो। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 1/2 इंटू 2, सर 1 -1/10 बनकर आ रहा है ना। तो ये जो रेसिड्यू निकल कर आया -1/2 पे -1/10 निकल कर आ रहा है। देखो -1/2 पुट किया था, -3/2 -1 एलसीएम लोगे सर 2, ये -3 -2 सर -5/2 ही आएगा। ओके, -5/2 आ रहा है, तो -5/2 जब हम पुट कर लिए यहाँ पे सॉल्व किए तो -1/2 निकल कर आया है ना, -1/10 निकल कर आया। फाइनल हो गया अपना, ये -1/10 आ गया। दूसरा कैलकुलेट कर लो सर, रेशिड्यू कैलकुलेट कर रहे हैं z इज इक्वल टू 1/3 पे। तो अब देखो यहाँ पर आप आराम से ये चीज सोच सकते हो कि z प्लस 1/3 से करना है, इट मीन हमें पुट क्या करना है सर, लिमिट z टेंस टू 1/3 पुट करना है, इसमें मल्टीपल करना है, क्या मल्टीपल करना है, z -1/3 से मल्टीपल करना है किसको सर, z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स z प्लस 1 इंटू 3z-1 से। जब आप इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 3 निकल कर आएगा। अब z की वैल्यू 1/3 पुट कर लो मेरे भाई, तो 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 1, और यहाँ पे मल्टीपल विथ 3 है, मल्टीपल विथ 3 है। अब देख लो 1/3 प्लस 1 इट विल बी 4/3। यहाँ पर क्या आ रहा है सर, 3 प्लस 2 5/3 इंटू 3 आ रहे हैं, है ना। तो ये 3 3 कैंसिल आउट हो गया,
5 3 जा 15, तो ये वैल्यूज कितना दे दिया सर, ये वैल्यूज दे दी 4 डिवाइडेड बाई 15। तो एक -1/10 आया और दूसरा 4/15 निकल कर आया। तो हम उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बोलेंगे सर, डिफॉल्ट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, सो 2πi into sum of residue. Residue is -1/10 and another residue is +4/15, है ना। 4/15 ध्यान में रखिएगा, रेसिड्यू की वैल्यू ऑलवेज सेम रहती है। ऐसा नहीं कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दे तो मैं रेसिड्यू चेंज कर दूंगा, नहीं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा तब पर भी रेसिड्यू सेम रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन चेंज होगा, -2πi होगा, रेसिड्यू ऑलवेज सेम रहेंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, तो ये आप खुद से सॉल्व कर लेना, एलसीएम लेकर आंसर ले आना, ठीक है। अपने को आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। कितने टाइप के कराएं, 4 टाइप में, 3 टाइप, 3 टाइप में, 4th टाइप पे पूछते हैं। इंटीग्रेशन सी z अपॉन z-1 होल स्क्वायर z-3 dz। सी के बारे में बोला है, सी इज मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को पता करना है कि ये जो दिया गया है वो किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। सर ये एनालिटिक नहीं है z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3 पे। अब पता करना है कि दिए हुए कंटूर के इनसाइड कौन सा है, आउटसाइड कौन सा है। दिस इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड। हमें जो इनसाइड है सिर्फ उसके ऊपर रेसिड्यू कैलकुलेट करनी है। जब मैं इसके ऊपर रेसिड्यू कैलकुलेट करने के लिए गया तो मुझे ये चीज समझ में आया कि सर यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इट मींस इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। जब मल्टीप्लिसिटी 2 होते हैं तो रेसिड्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं सर, 1/1 जितनी टाइम है उससे 1 माइनस फैक्टोरियल, सो 1/1 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद लिमिट लगा लेते हैं जिस पॉइंट के लिए रेसिड्यू कैलकुलेट करना है, सो लिमिट z टेंड्स टू 1। उसके बाद उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है जितनी बार ये रिपीट कर रहा है, उतनी बार करना है जितनी बार ये रिपीट कर रहा है उससे एक कम, जितना फैक्टोरियल उतनी टाइम। सो ये 2 टाइम कर रहा है तो 2 से एक कम उतनी बार डिफरेंशिएशन करें, सो d अपॉन dz। ध्यान में रखिएगा, जितनी बार होगा उससे एक कम टाइम डिफरेंशिएशन करना है, d अपॉन dz। किसका डिफरेंशिएशन करना है सर, उस वाले सिंगुलर पॉइंट वाले कंटेंट को रिमूव करने के लिए मैं z-1 के होल स्क्वायर से मल्टीपल किया दिए हुए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन इस पूरे को। सो z अपॉन z-1 होल स्क्वायर z-3, ऐसा ये दोनों हो गया कैंसिल आउट। सो 1/1 फैक्टोरियल इज 1। अब बच रहे हैं लिमिट z टेंड्स टू 1 d अपॉन dz ऑफ व्हाट सर, z अपॉन z-3 का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये u है और ये v है, तो z-3 लिखा, z का डिफरेंशिएशन 1 लिखा, माइनस z लिखा, z-3 का डिफरेंशिएशन 1 लिखा, डिवाइडेड बाई z-3 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये जो कंटेंट बचा उसमें z की वैल्यू इस लिमिट से पुट होगी। z की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1। 1 पुट कीजिए, 1 - 3 -2, -2 टाइम्स 1 सर -2। यहाँ पर z की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 1 पुट कीजिए, 1 - 3 -2, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4। So this is becoming -3 upon 4। तो z इज इक्वल टू 1 पे रेसिड्यू -3/4 है। इसके ऊपर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आउटसाइड है ना। तो जो अब इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखेंगे वो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 2πi into sum of residue that are sum of the residue at the singular point that are inside the contour। So z is equal to 1 पे जो सिंगुलर पॉइंट है उसके ऊपर क्या रेशिड्यू निकल कर है, -3/4। सो -3/4 इट मीन्स -3πi डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया, -3πi डिवाइडेड बाई 2।
2 से 2 कैंसिल, 3/2, नेगेटिव साइन, पाई आई पाई आई। तो ये इंटीग्रेशन है। ये हो गया फोर्थ टाइप के क्वेश्चन। देखो मल्टीपल पोल वाले भी हमने क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए। और बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर e रेज टू 1/z अपॉन z माइनस, थोड़ा अलग ही कर देते हैं, अच्छा रहे, 2z-1 dz। अब c के बारे में बोला है, c इज मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन दे दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हो गया वीआईपी। क्यों? क्योंकि सर इसमें सिंगुलर पॉइंट दो अलग अलग टाइप के कौन कौन से हैं? एक तो मुझे यहाँ से पोल मिल जाएगा z इज इक्वल टू 1/2। दूसरे मुझे कौन से मिलेंगे सर? एक मिल जाएगा मुझे यहाँ से z इज इक्वल टू 0, जो कि इसेंशियल है। ये कैसा है? इसेंशियल है ना। अब इस एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट पे रेशिड्यू कैलकुलेट करना थोड़ा टफ होता है, बाकी तो आसान होता है। अब मुझे दोनों पे पता करना है कि दोनों इनसाइड है या कोई आउटसाइड भी है। सर मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 में ये भी इनसाइड है और ये भी इनसाइड है, दिस इज इनसाइड। और ये भी क्या है सर? ये भी इनसाइड है, दोनों ही इनसाइड है। जब दोनों ही इनसाइड है तो मुझे दोनों पे 1/1 रेशिड्यू कैलकुलेट करना है। सर रेसिड्यू पोल पे कैलकुलेट करना ना आसान होता है। सो z इक्वल टू 1/2 पे रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे तो मैं लिखूंगा लिमिट z टेंस टू 1/2 z माइनस 1/2 टाइम्स, क्योंकि सिंपल पोल है, पावर में कितने 1 है, सिंपल है, सो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है ये। e रेज टू 1/z डिवाइडेड बाई 2z माइनस 1। ये इससे कैंसिल आउट होकर यहाँ पे 2 बनाएगा। z की वैल्यू 1/2 पुट करोगे, z की वैल्यू 1/2 पुट करोगे, 1/2 2 ऊपर चला जाएगा सर, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 निकल कर आएंगे, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 निकल कर आ जाएंगे, है ना। 1/2 ई स्क्वायर, ये आ गया रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1। अब ये हो जाता है, स्टार लगा देता हूँ मैं, इसलिए स्टार लगा देता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम इसी में आती है स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करने। मुझे रेसिड्यू कैलकुलेट करनी है z इज इक्वल टू 0 पे। तो सर मुझे ये रेसिड्यू एसेंशियल होने के कारण हमें कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो z इज इक्वल टू, रेसिड्यू क्या होता है मैंने आपको बताया था कि दिए हुए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को सिग्मा ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n के टर्म्स में लिखनी है, जहां पे जेड नोट क्या है, प्रोबेबली इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है। तो रेसिड्यू क्या बोलते हैं जेड इक्वल टू जेड नोट पे? सर ये a-1 की इक्वल होता है। a-1 इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट सर? कोएफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस जेड नोट। ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं, तो हम किसका कोएफिशिएंट सर्च करेंगे सर? हम 1/z का कोएफिशिएंट सर्च करेंगे। इट मींस मुझे पूरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा। तो लिखिए एक्सपेंड करके। सो टू कैलकुलेट रेशिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना है? सो मैंने मान लिया कि ये जो एफ जेड है कुछ ऐसा है, e रेज टू 1/z अपॉन 2z, मैंने मान क्या लिया वो है ही, है ना। अब इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे और कुछ ऐसे लिखेंगे जिससे कि मैं इसका एक्सपेंशन करूं। याद दिला दूं कि 1 - z का एक्सपेंशन, 1 - z रेज टू -1 का एक्सपेंशन 1 + z प्लस जेड क्यूब प्लस अप टू सो होता है, एंड 1 + z रेज टू -1 का एक्सपेंशन 1 - z प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस अप टू सो होता है। तो जब मैं इसका एक्सपेंशन करना चाहूँ तो मुझे ऐसे टर्म्स में कुछ सोचना पड़ेगा। तो मैं पहले e रेज टू 1/z लिख लेता हूँ। इससे जब मैं z को 2z को कॉमन लूंगा, मैंने क्या बोला 2z को ही कॉमन ले लो। जब आप इससे 2z को कॉमन लोगे तो आपको बचेगा 1 - 1/2z।
ऐसा बचेगा। ये हो गया। तो सर ऐसा करने से बेनिफिट क्या हो रहा है मुझे, ऐसा करने से बेनिफिट क्या हो रहा है मुझे? ठीक है, चलो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा सर, आप -1 को क्यों नहीं कॉमन लेते? जब मैं -1 को कॉमन लूंगा, जब मैं -1 को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा सर, 1 - 2z बनेगा। आप इसका एक्सपेंशन करना चाहोगे या इसका एक्सपेंशन करना चाहोगे, आप किसका करना चाहोगे? ये बताता है हमेशा कि वो सिंगुलर पॉइंट दिए हुए कंटूर से इनसाइड है और आउटसाइड है। सर दिस पॉइंट इज इनसाइड द कंटूर। सो इनसाइड जब भी कंटूर रहेगा ना, तो हम पावर पॉजिटिव के साथ एक्सपेंड करेंगे, निगेटिव के साथ। 1/2z का मतलब क्या हुआ, z पे पावर -1, ये निगेटिव पावर। इट मीन मुझे ऐसा एक्सपेंड करना पड़ेगा। जब लॉरेंट सीरीज पढ़ेंगे वहां पर मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्यों हम पॉजिटिव पावर एंड निगेटिव पावर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए कि मैंने निगेटिव के तरीके से ऐसे -1 कॉमन ले लिया, तो ये जो टर्म बच रहे हैं वो 1 - 2z बच रहे हैं। तो ये -1 जो दिख रहा है वो माइनस में यहाँ पे लिख लेता हूँ, और 1 - 2z जो कि डिनोमिनेटर में है उसको मैं न्यूमरेटर में जाकर ऐसा -1 लगा देता हूँ। ये ऊपर चला जाएगा तो -1 एक्सपोनेंट आ जाएगा। अब इस पूरे को, अब इस पूरे को मुझे एक्सपेंड करके चेक करना है कि 1/z का कोफिशिएंट क्या है। देखते हैं, माइनस, पहले इसका एक्सपेंशन लिखो, 1/e⁻1/z, 1 प्लस 1/z प्लस 1/2 1/z स्क्वायर प्लस 1/3 1/z³ प्लस अप टू सो, ऐसा चलता चला जाएगा। ये इस वाले का एक्सपेंशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे, z की जगह 2z पुट करेंगे। सो 1 प्लस 2z प्लस 2z का स्क्वायर 4z स्क्वायर 4z² प्लस 2z का क्यूब 8z³ प्लस अप टू सो ऐसा निकल कर आएगा। तो सर माइनस साइन लगा लो। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है सर, मुझे रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। रेसिड्यू क्या होता है सर, a-1 है ना, a-1 इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ 1/z हो जाएगा। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ 1/z हो जाएगा इस क्वेश्चन। सो मैं अब आता हूँ यहाँ पर रेसिड्यू को कैलकुलेट करने। सो रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0। सर पहले तो माइनस साइन है, माइनस लगा लो। अब चेक करो कहाँ कहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ 1/z मिलेगा। सर ये 1 आप इसमें से किसी के साथ भी मल्टीपल कर लो, वो 1/z कहीं नहीं देगा। ये 1/z जब इस 1 के साथ मल्टीपल में आएगा तो 1/z मिलेगा, और उस 1/z का कोएफिशिएंट 1 है। ये 1/z आगे की किसी भी टर्म के साथ मल्टीपल हो जाए वो 1/z नहीं देगा। सो फिनिश हो गया। अब इसके ऊपर आइए, जब मैं इस वाले टर्म को इस 2z के साथ मल्टीपल करूं तो देखो z एंड z कैंसिल आउट होने के बाद 1/z बचेगा, और यहाँ पे 1/2 इट मीन्स 2, 1/2, और ये 2, तो सर 2 एंड 2 कैंसिल आउट होकर फिर से क्या बना दी सर, फिर से ये 1 बना दी। सो 1 + 1 आ गया। फिर से आगे जाइए, अब इस 1/z² को आगे किसी भी टर्म के साथ मल्टीपल क्यों ना कर लो सर, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे भाई, जब कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे भाई, तो मल्टीपल क्यों करें। अब इसके ऊपर आइए, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीपल करूंगा तो 1/z³ और z², सर 1/z बचेगा। ये 4 है और ये फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, तो 4/6, 4/6 का मतलब सर 4/6 का मतलब हो गया 2/3, तो प्लस 2/3 आ गया। प्लस और भी आगे जाइएगा तो क्या मिलेगा सर, यहाँ पे एक और टर्म ले लो, 1/4, 1/z⁴, ये रहा z³। एक बार तो 8/4, 8/4 इज हाउ मच सर, 8/4 का मतलब हो गया 24, तो 8 1/3 आ गया सर, ये 1/3 आ रहा है, प्लस अप टू सो ऐसे ही निकलते जा रहे हैं। अब ये वैल्यूज हमें बतानी है कि ये वैल्यूज किसके इक्वल आएगा, क्या कोई सीरीज बना रहा होगा, क्या कुछ ऐसा कुछ है, क्या ये कोई सीरीज बना रहा है 1 + 1 + 2/3 + 1/3, ऐसा कोई सीरीज बन रहा है। तो हमें ऑलवेज ना, हमें इसी के अकॉर्डिंग चेक करनी है कि सीरीज क्या बन रहा हो।
अब देखो ये तो 1 है, अगर मैं z की वैल्यू 1 पुट करूं तो 1 मिलेगा, लेकिन z की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूं तो 1 बाई फैक्टोरियल सर काम नहीं चल रहा है मेरा। तो ऐसे ही सीरीज बन के निकल कर आ रहा है, ऐसे ही सीरीज बन के निकल कर आ रहा है 1 + 1 + 2/3। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, इस सीरीज के अकॉर्डिंग। अगर कोई जाना पहचाना सीरीज आता तो आसानी हो जाती, जाने पहचाना सीरीज सोचना है तो थोड़ा सा उसी फैक्टोरियल के टर्म्स में रहने। सर 1/z/1 कोफिशिएंट 1 है, 1/z² सर ये 2/फैक्टोरियल 2 दिया, 1/z³ सर ये 4/फैक्टोरियल 3 दे दिया, है ना। 1/z³ जब z² से मल्टीप्लाई तो 4/फैक्टोरियल 3 दे दिया। नेक्स्ट सर 1/फैक्टोरियल 4 जब ये इसके साथ मल्टीपल में हो गया तो ये 8/फैक्टोरियल 4 आ गया। जब आप ऐसे लिखोगे ना तो आपको सीरीज को पहचानने में आसानी हो जाएगी। देखो प्लस अप टू, देखो आप याद करो कि e⁻x का एक्सपेंशन क्या लिखते थे सर, 1 + x + x² बाई फैक्टोरियल 2 + x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो, ऐसे ही लिखते थे, ऐसे ही लिखते थे। देख लो एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लो, 1/z1 आया, नेक्स्ट 1/z² जेड के साथ मल्टीपल हुआ तो 2/फैक्टोरियल 2, 1/z³ z² के मल्टीपल हुआ 4/फैक्टोरियल 3, नेक्स्ट 8/फैक्टोरियल 4। हाँ अब इसमें मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं और फैक्टोरियल के साथ मेरा कन्वर्जन ठीक ठीक दिखना स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर अगर 2 पुट करता हूँ, √2 पुट करता हूँ तो क्या कुछ हो रहा है क्या, तब पर भी नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 अपॉन, लेकिन फैक्टोरियल 3 होना चाहिए, मुझे क्या मिल रहा है सर, फैक्टोरियल 4 मिल रहा है। कहीं तरीके से कोई भी एडजस्टमेंट मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि कुछ। सर अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो 2² 4, 2 का क्यूब 8, लेकिन यहाँ पर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 ऐसा मिल रहा है मुझे, मुझे एक ज्यादा मिल रहा है ना फैक्टोरियल, मुझे क्या चाहिए 4/फैक्टोरियल 3 चाहिए। 4/फैक्टोरियल 3 कैसे मिलेगा, फिर 8/फैक्टोरियल 4 कैसे मिलेगा, है ना। ऐसे एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं बन रहे, अभी के केस में तो नहीं बन रहे। जब ऐसे केस में नहीं बन रहे तो हम चुपचाप वैसे ही छोड़ देंगे और अपना आंसर उसी सीरीज के टर्म्स में हम दे भी देंगे, अपने को कोई भी आपत्ति उसमें नहीं होना चाहिए। ऑप्शन भी वैसे होगा, जब हम नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं एज ए स्टूडेंट या टीचर तो सामने वाला भी कुछ वैसा क्वेश्चन बनाकर देगा जो कन्वर्ट हो पाएगा। आपको याद है मैंने एक रेसिड्यूज ऑफ एसेंशियल सिमिलरिटी पढ़ा रहा था तो ऐसा किया था, e⁻1/z/z−1, इन सब में तो उसमें कन्वर्ट दिख रहा था कि क्या हो रहा है, इसमें नहीं कन्वर्ट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है भैया, नहीं कर रहा है तो हम डायरेक्टली आंसर देंगे। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी सर, इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, एक रेसिड्यू e²/2 दिख रहा है, e² डिवाइडेड बाई 2 दिख रहा है, e² डिवाइडेड बाई 2 दिख रहा है। तो दूसरा कौन सा है सर, दूसरा ये पूरा सीरीज -1 -2/फैक्टोरियल 2 प्लस 4/फैक्टोरियल 3 प्लस, माइनस ही होगा ना क्योंकि ये पूरे में माइनस हो जाएगा, चलो यहाँ पे लगा लो ऐसा, +4 + 8/फैक्टोरियल 4 प्लस, ऐसा दिख रहा है। हम अगर e⁻x के एक्सपेंशन के बारे में सोचें भी ना तो कुछ ऐसा ही लिखेंगे। अब e² कितने आएंगे सर, e² की वैल्यू 1 + 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 +2³ 8/फैक्टोरियल 3 प्लस, सो 4/फैक्टोरियल 2, यहाँ पर 4/फैक्टोरियल 3 8/फैक्टोरियल, सो वैसा मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है इसलिए हम लिख नहीं पा रहे। अगर मैच किया होता ना तो हम लोग लिख लेते हैं उस टाइम, मैच नहीं कर, इसलिए हम लोगों ने ऐसे ही आंसर लिखकर छोड़ दिया। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस बने। और सर एक लास्ट, ये कौन सा 5 हुआ 6 हुआ, 5 हुआ होगा क्योंकि 6 तो अभी बाकी है। 6 वाले पे ध्यान देना क्योंकि क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग इस पे पूछने के चांसेस बनते हैं। क्यों, देखो कंटूर का नाम C, फंक्शन दिया हुआ है z/z−1 dz,
z is equal to 2 e raised to iota theta, 0 is less than equal to theta is less than equal to 10 pi, ऐसा लिखा हुआ है, 10 पाई लिखा। तो हमारा फर्स्ट टारगेट, और यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन किया गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये मेंशन कर दिया गया। अब सबसे पहले हमको इसको समझना पड़ेगा कि इसके सिंगुलर पॉइंट कौन से हैं। सर एक ही सिंगुलर पॉइंट है, z इज इक्वल टू 1। अब मुझे पाथ पता करना पड़ेगा, पाथ क्या है। सर इस पाथ को देखें तो ये पाथ बनेगा मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2, क्योंकि e रेज टू आयोटा थीटा का मैग्नीट्यूड 1, तो ये 2 बन गया, 2 यहाँ पर है, 2 बन गया है। -2 भी होता तब पर भी 2 ही आता, क्योंकि मॉड पूरे का लेते हैं, तो -2 का मॉड 2 आता, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 आ गया। ये पॉइंट इसके इनसाइड है या आउटसाइड है। सर इनसाइड है, तो मैंने यहाँ पर इनसाइड लिख लिया। तो जहां पे इनसाइड होता है मुझे वहां पे रेसिड्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो मैं रेसिड्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। z इज इक्वल टू 1 के ऊपर रेसिड्यू कितने निकल कर आ रहे हैं, तो मैं लिखूंगा सर लिमिट z टेंड्स टू 1। सिंपल है क्या? हाँ सिंपल है। सो z माइनस 1 टाइम्स z अपॉन z माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, z की वैल्यू 1 पुट कर गया, तो सर रेसिड्यू 1 निकल कर आया। स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? सर इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखेंगे 2 pi I into sum of the residue at the singular point that are inside the contour। सर inside the contour पे रेसिड्यू 1 निकल कर आया, और यही एक रेसिड्यू है और कुछ है नहीं। क्या ये आंसर सही है? नहीं, दिस इज रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग? ऊपर पढ़ो, ऊपर पढ़ो, क्या है? सर ये है। ये क्या है? सर ये तो रिवॉल्यूशन बताएगा। कितने रिवॉल्यूशन बताएगा? सर जब हम 0 से 2 पाई तक जाएंगे तो ये 1 वर्क डन हो रहा है, 1 टाइम वर्क डन हो रहा है। जब 0 से 10 पाई तक जाएंगे तो कितने वर्क डन होंगे? सर 5 रिवॉल्यूशन देगा, है ना, 2 5 10, 5 रिवॉल्यूशन देगा, तो ये 5 टाइम वर्क देगा। तो 5 टाइम वर्क करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं इसको पूरे को 5 से मल्टीपल कर लूंगा, अब सही होगा। तो हमारा एक्स्ट्रा क्या आ गया? यहाँ पे 5 आ गया। क्यों आया 5? वो 5 इससे आया है, इससे आया है ना, 5 टाइम्स वर्क डन हो रहा है। तो मैं इसकी वैल्यू आंसर कितना दे दूंगा? सर आंसर दे दूंगा 10 पाई आई। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, तो इन सब चीजों पे अपने को ध्यान में रखना है। सेवंथ टाइप का, सेवंथ टाइप का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन सी z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 z माइनस 3 dz। सी जो पाथ है वो एज सोन इन फिगर है, एज सोन इन फिगर, वो फिगर में दिया हुआ है ना। देखो ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पर लिखा है z इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखा है z इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे लिखा है z इज इक्वल टू 2। ये 3 पॉइंट्स मुझे ऐसे ऐसे दिए गए हैं। अब मुझे ये चीज समझना है सबसे पहले कि दिए हुए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के लिए हमारे पास सिंगुलर पॉइंट कौन कौन से हैं। सो बहुत ही आसान से सिंगुलर पॉइंट है यहाँ पे। सिंगुलर पॉइंट्स आर z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। अब डायग्राम दिया हुआ है इसलिए मुझे एक एक को बताना पड़ेगा, इनसाइड और आउटसाइड। सर ये इनसाइड, दूसरा वाला एंड तीसरा वाला, ये दोनों कहाँ पर? सर z इज इक्वल टू 2 आउटसाइड एंड z इज इक्वल टू 3 अगेन इनसाइड। यहाँ पर अलर्ट रहेंगे, क्या अलर्ट रहेंगे? डायरेक्शन का। सर ये क्लॉकवाइज, इनसाइड तो है लेकिन ये क्लॉकवाइज है, आउटसाइड है हमें कोई मतलब ही नहीं है, इनसाइड हो आउटसाइड हो कोई मतलब ही नहीं है, क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो वो मतलब ही नहीं है अगर वो आउटसाइड है तो। अगर इनसाइड हो तो हमें डायरेक्शन का मतलब, अगर आउटसाइड है तो डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं, इसको छोड़ दे। इसके ऊपर आओ, सर इसके ऊपर इनसाइड, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? सर दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज।
अब मुझे रेशिड्यू कैलकुलेट करनी है z इज इक्वल टू 1 पे। डायरेक्शन का रेशिड्यू से कोई लेना देना नहीं, रेशिड्यू जैसे कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होगा। सर सिंपल वाला है इसलिए लिमिट z टेंस टू 1, z इज इक्वल टू 1 पे z माइनस 1 को मल्टीपल करेंगे z अपॉन z माइनस 1 टाइम्स z माइनस 2 टाइम्स z माइनस 3। जो पूरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है पूरा लिख लिया, कट कर लिया, z की वैल्यू 1 पुट कर लो। सर 1 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 2। सर z इक्वल टू 1 पे 1 बाई 2 आ गया। z इक्वल टू 2 पे कैलकुलेट करना है क्या? नहीं, क्योंकि वो आउटसाइड है। z इक्वल टू 3 पे कैलकुलेट करना है क्या? यस, क्योंकि वो इनसाइड है। सो रेशिड्यू एट z इज इक्वल टू 3, लिमिट z टेंस टू 3, यहाँ पर z माइनस 3 को मल्टीपल कर लेना है z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 z माइनस 3 के साथ। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, z की वैल्यू 3 पुट के लिए 3 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 1, तो ये 2 और ये 1 2 बना, तो 3 अपॉन 2 बन गया सेकेंड वाला जो रेसिड्यू आया। अब गलती यहाँ पे होती है क्या? सर इंटीग्रेशन की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू करेंगे क्या? अलर्ट, क्या अलर्ट रहना है? डायरेक्शन का अलर्ट रहना है, डायरेक्शन का अलर्ट रहना है। पहले देखो एंटी क्लॉकवाइज वाले कौन कौन से हैं। सर ये जो रेसिड्यू निकल कर आया है वो क्लॉकवाइज वाले हैं, और ये जो रेसिड्यू निकल कर आया है वो एंटी क्लॉकवाइज वाला है ना। तो क्लॉकवाइज वाले कौन क्या वैल्यू दे रहे हैं? सर 1/2। माइनस लगाया क्यों? प्लस की जगह माइनस लगाया क्यों? क्योंकि सर सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए पॉजिटिव ना, एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए क्या? 3/2। तो जो एंटी क्लॉकवाइज वाला है वो प्लस, तो प्लस 3/2। मैंने माइनस लगाया क्यों? क्योंकि सर वो क्लॉकवाइज है इसलिए कंप्लीट इंटीग्रेशन माइनस में आएगा, तो ये माइनस लगाया, माइनस लगाया। रेसिड्यू कितना है? सर रेसिड्यू 1/2 है। सो 3/2 माइनस 1/2 दैट इज 1, सो आंसर इज 2 पाई। ध्यान में रखिएगा, मैं स्प्लिट करके आपको समझा देता हूँ। इसके कारण जो वर्क डन आएगा वो 2 पाई आई, इसके कारण जो वर्क डन आएगा, इसके कारण जो वर्क डन आएगा वो 2 पाई आई इंटू रेशिड्यू दैट इज 3/2 आएंगे। इसके कारण जो वर्क डन आएंगे वो -2 पाई आई इंटू रेशिड्यू 1/2। तो जब इन दोनों से कॉमन लोगे तो 2 पाई आई 3/2 माइनस 1/2। सर निगेटिव क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। निगेटिव क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, निगेटिव ड्यू टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे -1/2। 3/2 माइनस 1/2 इज 1, सो आंसर इज 2 पाई आई। तो यहाँ पर गलतियां होती हैं, इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है और इस तरीके से क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करते हुए सॉल्व करना है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन, 7 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर क्लोज लाइन इंटीग्रल में, क्लोज कंटूर इंटीग्रल में मैंने आपको करवाया है क्वेश्चन, सो आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम दे दिया है ना, उसी तरीके से डायग्राम दे दे के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ऐसे डायग्राम बना दिया, ऐसे डायग्राम बना दी, यहाँ पे रियल एक्सिस बना दिया, इमेजिनरी एक्सिस बना दिया, ऐसे बना दी इमेजिनरी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको दे दिए, तो आप रेक्टेंगल बना सकते हो कि कौन सा रेक्टेंगल वो ऑब्जर्व कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स दे दिया जैसे z इज इक्वल टू 0, है ना। तो अगर मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा रख दूं, इंटीग्रेशन 1/z dz, इसकी वैल्यू इस क्लोज कंटूर C के लिए क्या होगी? तो सर मुझे 1/z, z इज इक्वल टू 0 एक सिंगुलर पॉइंट देगा, इनसाइड है या आउटसाइड है? सर इनसाइड है, इनसाइड है ना, इनसाइड है। और जैसे ही इनसाइड आया तो मुझे रेशिड्यू कैलकुलेट करनी है, तो रेशिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 is equal to limit z tends to 0, z times function सर 1/z, z कैंसिल, सर 1, रेशिड्यू 1 आ गया। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेशिड्यू, रेशिड्यू 1 है। सो आंसर हो गया 2 पाई आई। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर आना नहीं चाहिए, है ना। जब अगर इसी को मैं डायरेक्शन चेंज करके क्लॉकवाइज कर देता तो -2 पाई आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं डायग्राम के बेस पर जो अपने को समझ कर थोड़ा करना पड़ता है। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन कराया है। सो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो वहां पर हम लोग
पावर सीरीज को स्टडी कर रहे होंगे। गेट में क्वेश्चंस कम पूछे हैं, लेकिन ये टॉपिक आईएएस के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईएएस के लिए काफी, क्योंकि आईएएस में क्वेश्चन पूछे के भी हैं और पूछने के चांसेस भी बनते रहेंगे पावर से। इसके लिए भी मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस को करना होता है। प्रॉपर मैं शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा आपको, जिससे कि आप कहीं पे गलतियां ना करो और एग्जाम में क्वेश्चन इजिली सॉल्व करके लेकर आओ। लास्ट टाइम पे भी मैं पढ़ाया था और आईएएस में क्वेश्चन डायरेक्टली देखे गए थे। सो ये टॉपिक आईएएस के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन इस टॉपिक के साथ। चलो, कुछ भी रहेगा तो वैसा फिर डिस्कस कर लेंगे। मिस इंटीग्रेशन, ओके ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट ईयर लिख रहा हूँ मैं, गालियां देंगे सही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप ट्राई कर लो, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम लोग पावर सीरीज पे जाएंगे।